देखिए, महंगाई तो पहले अदवार में भी होती रही है, लेकिन अब मसला ये है कि बात महंगाई से बहुत आगे जा चुकी है। हुकूमत हो जाएगी इस महंगाई पर कंट्रोल करे, अगर नहीं कर सकती तो वो हर जाए। चीनी, घी, आटा वो भी नापैद हो गया है, इतनी महंगी होगी कि बच्चों को खिलाने तक के लिए पैसे नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खबर के साथ मैं हूं आपकी मेजबान शहजादी कमल। सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है, सुना है शेर का जब पेट भर जाए तो वो हमला नहीं करता, सुना है जब किसी नदी के पानी में बहे के गंदुमी साया लरसता है तो नदी की मछलियां उसको पड़ोसी मान लेती हैं। हवा के तेज झोंके से जब दरख्तों को हिलाते हैं तो मैना अपने घर को छोड़कर कव्वे के अंडों को परों से थाम लेती है। सुना है घोंसले से जब कोई बच्चा गिरे तो सारा जंगल जाग जाता है। सुना है नदी में बाढ़ आ जाए, कोई पुल टूट जाए तो लकड़ी के एक तख्ते पर गुलहरी, सांप, चीता और बकरी साथ होते हैं। सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है, खुदावंदा जलीलो मोतबर, दाराओ बिना मुंसिफो अकबर, मेरे मुल्क में अब जंगलों का ही कोई दस्तूर नाफिज कर। नाज़रीन, जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है, मगर माजरत के साथ मेरे मुल्क में इस वक्त कोई दस्तूर नहीं है। कानून है तो नजर नहीं आ रहा, तालीम है तो मिल नहीं रही, इंसाफ है तो दिया नहीं जा रहा। कहां है अवाम, कहां है हुक्मरान? एक सियासी अफरा तफरी है और इस सियासी हलचल में पिस रहा है बेचारा गरीब। नाज़रीन, औरत यहां पर महफूज नहीं, घर से निकलती है अपने दफ्तर के लिए, गली के कोने पे ही तेज धार आले से उसे मार दिया जाता है। बच्चे हमारे महफूज नहीं, अक़लियतें को यहाँ पर कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, और अगर इंसानों से बच जाएं तो फिर कुत्ते भंभोड़ देते हैं। ऐसी हालत में, इन हालात में, इस सिचुएशन में सोने पे सुहागा है कि महंगाई है, और महंगाई का जिन भी ऐसा जो काबू में नहीं आ रहा। टमाटर वो महंगे, आलू वो महंगे, घी वो महंगा, दवाई वो महंगी, गरीब जाए तो जाए कहां? अवाम से छिन गया रोटी, कपड़ा और मकान, मगर डट के खड़ा है कप्तान। ताजिर परेशान है, डूब गया किसान, मगर डट के खड़ा है कप्तान। नाजरीन, महंगाई से हमारे अवाम इस वक्त क्या सोच रहे हैं, किन हालात में है, कितने परेशान है, इस हवाले से हमने पूरे मुल्क में एक सर्वे करवाया है, एक रिपोर्ट तैयार की है। आइए सबसे पहले आपको वो रिपोर्ट दिखाते हैं। मुर्गी और चीज़ों के रेट घट किए जाएं, ये तब्दीली सरकार बिल्कुल नाकाम हो चुकी है, ये इस्तीफा दे के घर चले जाएं। पहले जो हम लोग 200 रुपये मजदूरी करते थे सारा दिन, जिसमें हम लोग घर का खुशी से गुजारा हो जाता था। आजकल जो है ना हम लोग 400-500 रुपये दिहाड़ी ले रहे हैं, उसके भी घर से गुजारा नहीं हो रहा है। 2-3 दिन कमा रहे हैं, एक दिन का जो है ना 1500 रुपये खर्च हो रहे हैं। आटे की जो कीमत है ना आसमान के साथ बात कर रही है। घी का जो किलो है भी 350 भी बढ़ चुका है। इसमें हम लोग गरीब कहाँ से गुजार कर सके। पाकिस्तान की तारीख में इतनी महंगाई नहीं है। इस वक्त डॉलर की सतह ऊपर चली गई है। आप ये कहते थे कि अगर 2 रुपये ऊपर चला जाता है तो हमारी पूरी पाकिस्तान की माशत नीचे आ जाती है। पाकिस्तान के जो शहरी हैं, जो लोग हैं, वो कर्जों में डूब जाते हैं। आज डॉलर की सतह आपके सामने है। आज चीनी, आज घी, आज रोजमर्रा की जो अशिया है वो गरीब के खरीदने से बिल्कुल बहुत दूर होती चली गई है। ये मौजूदा हुकूमत ने बड़े बड़े दावे किए थे कि 50 लाख जो है हम लोग नौकरियां देंगे, 50 लाख घर देंगे, 1 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन ये दावे बिल्कुल धरे के धरे ही रह गए हैं। तब्दीली सरकार ने लोगों के ज़िंदगियों को तब्दील कर दिया। जिस तरह उन्होंने वादे किए थे वो सारे वादे बरखिलाफ हुए। आज लोग जीने से महरूम हो चुके हैं। इस महंगाई ने, इमरान खान के इस महंगाई ने, जहां आप जाओ कोई सौदा लेने के लिए कहते हैं कि ये इमरान की हुकूमत है। जो बोली पैकेज 10 रुपए का मिलता था वो 100 रुपए का है।
जो ज़िंदगी बचाने वाले अद्वियात हैं वो इतने महंगे हो चुके हैं कि लोग मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन दवाई के पैसे उनके पास नहीं हैं। उनका दूर हुकूमत में महंगाई में बेपना इजाफा हुआ है। आटा, तेल, चीनी, घी वगैरह की कीमतें आसमान को छू रही हैं। इतना महंगाई ज़्यादा हो गया है, वो तनख्वाह हमारे घर के बजट में बराबर नहीं हो रहा है। हम मुलाजिम तबका बिल्कुल चक्की में पिस रहे हैं। हमारे हालात बिल्कुल मुलाजिम के बदतर हो चुके हैं। अकेला कमाने वाला हूँ, इतनी महंगाई हो चुकी है, हर चीज़ महंगी हो चुकी है। हमें ऐसी तब्दीली हरगिज़ नहीं चाहिए। ये महंगाई का दौर हो गया, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, ना इतनी महंगाई कर दी है खीर। बिल्कुल ही हमें नया पाकिस्तानी में पुराना ही चाहिए। और जावे तो कहाँ जावे, गैस बिल्कुल नहीं होती है, कहाँ जावे ही। ये इतने हालात ख़राब कर दिए, इन्हें तो बहुत ज़्यादा बेड़ा गर्क कर दिया पूरे मुल्क का। हमें तब्दीली नहीं चाहिए, तब्दीली में कोई फ़ायदा नहीं है। ना आटा है, ना चीनी है, ना कुछ है। रेट वही चल रहे हैं। पेट्रोल डलवा लो, रिक्शा चलाते हैं, मजदूरी करते हैं, बच्चों का खर्चा पूरा नहीं होता। जी इमरान खान को, तरीक़न साहब को हम खुद वोट दे के तकरीबन आधा घंटा लाइनों में लग के लेके आए हैं। और अब हमारा ये हाल है कि महंगाई के हाथों हम बहुत मजबूर हैं। जो घी है 450 रुपये किलो हो गया है, चीनी, आटा, पेट्रोल सब कुछ बहुत महंगा है। खान साहब ने बहुत मुश्किल पैदा कर दी है हमारे लिए। मैंने पीटीआई को वोट दिया है, तब्दीली सरकार को। 1 घंटा लाइन में खड़े होकर वोट दिया। आज ये वक्त आ गया कि हमें आटा, चीनी, दाल लेने के लिए घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ता है। महंगाई इतनी हो गई है कि खाना ख़राब हो गया है। घर से काम पे आते हैं तो कोई काम नहीं है, कारोबार कोई नहीं है। हाँ जी जनाब, इतनी महंगाई होगी, गरीब आदमी किधर जावे। आटा, चीनी, घ्यो, घर की रोटी नहीं पूरी हो रही। गरीब आदमी खुदकुशी से मजबूर हो गया। जी नाज़रीन, आपने देखा है अवाम किस हाल में है, क्या उनका कहना है, तब्दीली सरकार से कितने नाला हैं, क्या मुतालबे हैं, क्या ख्वाब थे, क्या ताबीर मिली है। इस पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अमजद आफरीदी साहब, मेरे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून से रियाज खान साहब, और मेरे साथ मौजूद हैं समाजी कारकुन आलिया सालिम साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, बात यह है कि अगर पाकिस्तान के अवाम, मैं चाहूंगी कि अमजद आफरीदी साहब, अब अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो सबसे पहले आप मुझे जवाब दीजिएगा कि अगर अवाम 2 वक्त की रोटी के लिए सैलानी के दस्तरखान पे जाएंगे, राशन के लिए जेडीसी में जाके अपना शनाख्ती कार्ड जमा करवाएंगे, इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों में धक्के खाएंगे जहाँ कभी डॉक्टर नहीं, कभी अद्वियात नहीं, कभी सहूलियात नहीं, और कफन के लिए एजी सेंटर का रुख करेंगे, तो फिर हुकूमत किस लिए है? दिली घर और रोटी, कपड़ा, मकान, बहुत सारी चीजें है कि कुछ 40 सालों के अंदर क्या इस मुल्क को नेज़ पर लगता है। अब भी देखें, हम अमजद आफरीदी साहब, आपकी आवाज़ मुझे क्लियर नहीं आ रही। मैं चाहूंगी आलिया सालिम साहिबा से बात करूं। आलिया सालिम साहिबा, अब मुझे ये बताएं कि गरीब आवाम क्या करे? वो अगर राशन के लिए, 2 वक्त की रोटी के लिए लाइनें लगाएगी, तो फिर वोट देने वालों का क्या करें? इंतजार और कितना इंतजार। बस वो कहते हैं ना कि बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, धरती बंजर हो तो बरसात से क्या होता है। ये सारे दिलों के खेल अमल लाजिम है तकमील तमन्ना के लिए, वरना रंगीन ख्यालात से क्या होता है। कप्तान साहब को ये सुनाना चाहिए। बस मैंने सोचा कि क्या रंगीन ख्यालात की क्या बात करूं। यहाँ पर तो रोटी, कपड़ा, मकान नहीं है। रंगीन ख्यालात के लिए तो पेट भरा हुआ होना चाहिए। एक फकीर से मैं क्या ख्यालात की बात करूं, जिसको जिंदगी की सांस लेनी मुश्किल हो, पीने का पानी मुश्किल हो। आपने बहुत सारी चीजों की बात की। फिर मुझे सारिम बनी शेल्टर होम भी याद आया, जिसको रहने के लिए जगह ना मिले और रोड पर इज्जत की दुहाइयाँ जो औरत दे रही हो, और वो सोचे कि किसी तरह इज्जत बचा लूं, तो वो सारिम बनी शेल्टर होम में आ जाती है, जहाँ एक कमरे में 4 लोगों की रहनी जगह है, वहाँ 20 लोगों को रखा जाता है, किसी तरह इज्जत तो बच जाए। लेकिन अगर फिर हुकूमती सतह पर हम देखते हैं, तो जो भी आप सब तस्करा कर रही थी, क्योंकि सबसे तकलीफ दे बात ये कि गुर्बत तो गुर्बत है, किसी औरत की इज्जत भी महफूज नहीं है।
बेशक। यानी मैं ये कहती हूँ कि इज्जत महफूज रखने के लिए भी क्या कोई बहुत बड़ी कार्रवाई की जाती है? चलिए जब हम खुराक की बात करते हैं फिर तो, और हम ये सारी मिसालें जो दे रहे हैं ये रियासत मदीना की दे रहे हैं। कहूँ मैं समझ में नहीं आता कि किस अल्फाज में हम इनको ये बात बताएं। रियासत मदीना तो उसका नाम लेते हैं तो मुंह में ऐसे लगता है जैसे शक्कर आ जाती है, मीठा मुंह हो जाता है। और उसके बाद हम अगर अपने मुल्क के हवाले से जो इस वक्त हमारे हालात चल रहे हैं उसकी बात करते हैं तो लगता है करवाहट अंदर तक चली गई है। सही। और ये कोई ऐसा नहीं है कि किसी खास तबके को नुकसान पहुंचा है। इस वक्त बिल्कुल लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास से लेकर इस वक्त अपर क्लास की भी चीखें निकल गई हैं। यानी उनको भी जो अपने कारोबार में जो फायदा उठाते थे उनको फायदे में नुकसान हुआ, इसलिए वो सरवाइव कर रहे हैं। लेकिन जो गरीब था, जो रोज कुआं खोदता था, जो रोज पानी पीता था, वो तो मर गया ना। उसको फायदे में नुकसान नहीं हुआ, उसको जिंदगी ही में नुकसान हो गया। और मैं ये समझती हूँ कि जहाँ जिस मुल्क में, जिसको हम बड़े फख्र से कहते हैं कि ये एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, वहाँ टमाटर 250-300 तक जाते हैं और जब बहुत कम हो जाते हैं तो वो 80 रुपए पर आ जाते हैं। दालें सारी 200 रुपए के ऊपर चली जाएं। जहां दही, मैंने अभी पिछले कुछ अरसे में दही को 160 पे कुछ अरसे रुका रहा, उसके बाद अब पता चला है वो 220 पे आके अभी भी नहीं रुका, आगे चला जाएगा। मटर मैंने अपने शेल्टर होम में, वो कहते हैं ना कि चलो कोई ऐसी चीज बना लेते हैं जो गरीबों की होगी और जो सब, जिसमें ग्रेवी होगी और जो सब मिलकर खा लेंगे, कर लेंगे। जैसे तहरी बना लिया करते थे, हमने सोचा हम शेल्टर में मटर बना लेते हैं, मटर पुलाव बना लेते हैं। आज गोश्त की भी जरूरत नहीं है, दाल की भी जरूरत नहीं है, मटर पुलाव बना लेते हैं। जब मटर आए उस वक्त मुझे अंदाजा नहीं था, जब पैसे भरे हैं तो पता चला कि 400 रुपए किलो मटर थे। मैंने कहा इससे तो अच्छा हम गोश्त भी मंगवा लेते। और फिर जब उसके बाद हमने, खैर उस दिन तो उसको खाया हमने और अल्लाह का शुक्र अदा किया। अब जब कम हो गए मटर, तो कम होके भी मटर आए हैं 200 रुपए किलो पर। आप तस्वुर कीजिएगा कि 200 रुपए किलो मटर कितने से होते हैं। और अब ये जो इनके डिफरेंट किस्म के हाइब्रिड सीड्स और वो जो चीजें इनकी चली हैं, जिसमें कहते हैं कि जी क्वांटिटी बढ़ा दी, बड़े कमाल की बात है कि क्वांटिटी बढ़ाकर क्वालिटी भी खत्म कर दी। और अगर हाइब्रिड सीड से उनने क्वांटिटी बढ़ाई थी तब भी गुर्बत वहीं की वहीं है, तब भी अफलास और भूख वहीं की वहीं है। तो इस हाइब्रिड सीड से इनका क्या बिगाड़ा है? यानी मैं ये समझती हूँ कि कोई भी मिनिस्टर, ये जो इतने ये हमारे बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, एक बंदे की जो तनख्वाह है, एक ड्राइवर की तनख्वाह जो है, ये तकरीबन 18-20 हजार के करीब होती है। कोई एक बजट ही बनाकर दिखा दे। मैं तो एक शेल्टर होम को रन करती हूँ, रोज जब सुबह से शाम तक अल्लाह ताला वहाँ पर सबको पेट भर कर रोटी दे देता है, चाहे वो चटनी रोटी हो। मैं शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह इज्जतें महफूज रही और ये दाल चटनी रोटी हो गया। लेकिन वो लोग जब अपने घरों में बैठे होते हैं, उनको एक और खतरा भी लाहक हो गया है। औरतों को घर से बाहर इसलिए निकलना पड़ रहा है क्योंकि अब एक कमाई पर गुजारा नहीं हो रहा। इन्होंने मर्दों को तो नौकरियां दी नहीं। ये मैं किसी एक से नहीं, मैं तो पिछले जो 70 की दिहाई से मैंने पाकिस्तान के लिए मुश्किलात देखी, आज तक मैं देख रही हूँ कि मर्दों के पास नौकरियां नहीं है। जो हमारे लड़के थे जिनको पढ़ाया लिखाया, वो बेचारे उबर चला रहे हैं, वो बेचारे और जॉब्स कर रहे हैं। अब लड़कियों को भी एक तरह से उनको मजबूरन भी घर से निकलना पड़ रहा है कि वो भी थोड़ा सा नान नफका कमाएं तो घर हमारा आबाद हो जाए। तो पता चलता है कि नौकरी के झांसे दे देकर जिस किस्म की ज्यादतियां और फिर उनकी वीडियोस लीक होती हैं, तो फिर तो वो समझती हैं कि हम घर से निकले थे तो शायद सर पर कफन ही बांध कर निकले थे। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि सर से कफन बांध कर बाहर निकले हैं और बाहर निकल कर वापस आएंगे जिंदा घर या नहीं, इसका भी कोई जो है इसकी कोई जमानत नहीं है। रियाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रियाज साहब, क्या कहेंगे कि पाकिस्तान इस वक्त जिस कश्मकश का शिकार है, जो हालात हैं, जो सिचुएशंस हैं, ऐसी सिचुएशन में अब अवाम के पास क्या रास्ता बचता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शहजादी कंवर साहिबा आपका और आपके चैनल का। देखें जी, मैं आपको एक बात बताऊं, बड़ा अच्छा टॉपिक आपने आज चुना है। अवाम के पास देखें कोई दुआएं मांग रही है, वो खुसूसन मेरी बहनें, जिस तरह अभी मैडम ने बात की, मेरी बहनें बहुत सख्त डिप्रेशन का शिकार हो गई हैं और वो सोचती हैं कि हम किस तरीके से ये घर चलाएं, क्योंकि आमदनी वही है, अखराजात बहुत बढ़ चुके हैं। अभी कुछ इन्होंने की है, मगर हर चीज इस कदर बढ़ चुकी है कि उस आमदनी के अंदर
10 दिन चलना मुश्किल हो गए हैं, महीना तो छोड़ें 10 दिन। अब आवाम जो है एक दुआएं मांग रही है और इनको, इस हुक्मरानों को जो कुछ वो कह रही है, इसका मैं समझता हूँ कि मैं तो टीवी पे बयान भी नहीं कर सकता कि ये जो कुछ वो कह रही है आवाम। आप आए बाजार में, जब देखें जो बहनें खरीदारी के लिए आती हैं और वो जितना भी स्टॉल लगा होता है वो सबसे सब्जी का सब कुछ पूछने के बाद जो इंतहाई सस्ती होती हैं, या फिर मैं समझता हूँ कि वो जो आलू है ज़्यादातर सालन बनाया जाता है, उसमें शोरा बना के बच्चों को खिलाया जाता है, वो खरीदती हैं और वो भी किलो वाली जो है आज 1 पाव खरीद रही हैं। कहने का मकसद सिर्फ ये है कि हुक्मरानों को होश नहीं, उन्हें परवाह नहीं, उन्हें आवाम से कोई लगाव नहीं, उन्हें कोई परवाह नहीं कि आवाम भूख से मर रही है या खुदकुशियाँ कर रही है या बच्चों को तालीम उन्होंने जो सरकारी स्कूल थे उससे भी छीन लिया। अब बच्चे प्राइवेट कैसे पढ़ाएंगे, वो मुझे ये बताएं। जो लोग सरकारी नहीं पढ़ा रियाज खान साहब, मेरे साथ अमजद आफरीदी साहब भी हैं। अमजद आफरीदी साहब से जानेंगे। अमजद आफरीदी साहब, जो ख्वाब था लाखों आंखों का, ये वो तो नया पाकिस्तान नहीं। अच्छा शहजादी साहबा, मैं यही बातें आपसे डिस्कस कर रहा था, लैंड डिस्कनेक्ट हो गई थी। असल में बात ये, जिस तरह से ये मुल्क मिला है ना पाकिस्तान, इमरान खान को, कप्तान को जिस तरह से मिला है, तो उस वक्त इस मुल्क के ये हालात पहुंचे हुए थे। देखें, नून लीग और पीपल्स पार्टी 5-5 बारियां IMF के पास जाकर इन्होंने कर्जे लिए, इस मुल्क को तकरीबन गिरवी रखवा कर इन्होंने, जब ये इलेक्शन आया इस पे हमने एक बेहतरी के लिए काम शुरू किया, मगर किसकी बेहतरी के लिए? तो सुने, बदकिस्मती ये कि 100 साल के बाद वबा आई। ये कोई आज नहीं, इससे पहले जब आई थी, आप देखें मुल्कों का हाल, आज तुर्की का जो हाल है, यूरोप में जो क्राइसिस खड़ा हो गया है, जो अमेरिका में लोग बेरोजगार हो गए, इस पूरी दुनिया के अंदर ये पेंडेमिक आया है, आई है, महंगाई आई है। सारा मलबा आप कोरोना पर डाल देंगे? नहीं, मगर तो ये पूछता हूँ, जिन्होंने मुल्क को लूटा है, सर आपकी आवाज कट रही है। जी आ रही है? जी आ रही है, जी अब आ रही है। मैंने कहा अभी 4था साल चल रहा है, हमें अभी मिला है, हम पिकनिक में 4 साल हो गए, अभी नहीं मिला, 4 साल हो गए। 4था साल है ना, मैं 4था साल साथ दोहरा रहा हूँ। देखिए, जिन्होंने रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाया, उन्होंने गोली कफन कब्रिस्तान दिया। खास तौर पर हम अपने सूबे सिंध की बात करें, जहाँ 14 सालों से एक तरक्याती काम नहीं हुआ, ना लोगों को। सर 4 साल में कौन सा हो गया? पार्टी सिंध के लोगों के लिए सिक्योरिटी रिस्क बन चुकी है, इसलिए कि वहाँ सर हम तो पूरे मुल्क की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, खवातीन घर से निकले, कोई कानून ही नहीं मौजूद, पूरे मुल्क में स्कूल बंद करा दिए गए, जहाँ पर सेहत का कोई निजाम नहीं है, कुत्ते बिल्लियां घूमती हो किसी जगह, वहाँ पर क्या करेगी आवाम, गरीब आदमी क्या करेगा? यही तो सर हम पूछ रहे हैं। 13 सालों के अंदर कोई ऐसा एक मंसूबा मुझे पूरे सिंध के अंदर बता दे। सर हम पूरे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, सर हम पूरे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। कितनी यूनिवर्सिटीज बनाई, कितने पार्क बनाए, हाँ करप्शन में पूरा सुबह इन्होंने भेज दिया। इमरान खान साहब, सर हम पूरे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। अगर पंजाब की बात की जाए तो सिर्फ एक शहर में एक महीने में 340 अफराद को कुत्तों ने काटा है। ये हम पंजाब की बात कर रहे हैं। अब हम ओवरऑल बात कर रहे हैं। महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है, वो फिर चाहे पंजाब के लोग हों, वो चाहे KPK के लोग हों, वो चाहे बलूचिस्तान के अवाम हो, चाहे वो सिंध के अवाम हो, महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि अब आपको राशन के लिए JDC जाना पड़ेगा, आपको 2 वक्त की रोटी के लिए सैलानी के दस्तरखान पे जाके बैठना पड़ेगा, मर गए हैं तो कफन के लिए ADH सेंटर से राब्ता करना पड़ेगा। क्या ये है नया पाकिस्तान? मुल्क के अंदर हालात ये आते हैं, मगर वो मुल्क कामयाबी की तरफ जाते हैं कब सर? जब सब मर जाएंगे। मुल्क को, और हमारा कप्तान जिस तरह से जदोजहद दिन रात काम करके इस मुल्क को सही सिंध पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, आज तक ऐसी कोशिश कोई नहीं हुई। किसी भी पार्टी का लीडर ये नहीं कह सकता इस वक्त हमारा अवाम भूख से मर जाए, बच्चों के गले में बराए फरोख की तख्ती लटका ले और हुक्मरान कहे करप्शन हुई है, जो पहले इस मुल्क को तबाह किया गया, आज हम बेहतरी सिमत की तरफ जा रहे हैं। मगर जब इस तरह के पेंडेमिक आते हैं, जब मुल्क के हालात इस तरह के हो जाते हैं, तो उनको ठीक करने में टाइम लगता है। लोगों को, अवाम को भी मुश्किलात बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। आज तक देखें, कोई कौम महंगाई की वजह से, कोई भी कौमें महंगाई से निकल कर बाहर बड़ी कौम बनती है, और वो बहुत सारे ममालिक की सरबराही करती है, वो लोगों को लेकर चलती है। तो ये एक आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है सर, आ रही है। हेलो जी सर, आपकी आवाज आ रही है। चेहरा बता रहा था उसे मारा है भूख ने,
हाकिम ये कह रहा था कि कुछ खा के मर गया। इस पर मजीद गुफ्तगू भी करेंगे, मगर यहाँ वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। नाज़रीन देखते रहिए प्रोग्राम खबर के साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है महंगाई के, जिनकी जो बेकाबू हो चुका है, और इतना बेकाबू हो चुका है कि अब तक कोई भी इसे काबू करने में कामयाब होता नजर नहीं आ रहा। मेरे साथ मौजूद है अमजद आफरीदी साहब, रियाज खान साहब और आलिया सालिम साहिबा। मैं चाहूंगी रियाज साहब जरा रोशनी डालिएगा। पाकिस्तान जो है वो दुनिया का तीसरा महंगा तरीन मुल्क बन गया है, महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी के समंदर में डूब चुका है, ऐसा कहना है कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का। जरा इस पे रोशनी डालिएगा सर। हाँ, बहुत शुक्रिया। मैं इससे पहले मैं अमजद आफरीदी साहब की एक बात का जवाब दे दूं। उन्होंने कहा कि 5-5 बारियां, ये बारियां ही गिनते रहते हैं। हम ये कहते हैं कि जब 2013 में हमें हुकूमत मिली, नवाज शरीफ को जब 2013 में हुकूमत मिली, उस वक्त कराची में खून की नहरें बह रही थी, बेगुनाह लोगों को कत्ल किया जा रहा था, कितनी बदअमनी थी। और उस वक्त पर्ची सिस्टम, डकैतियां और पता सिस्टम चल रहा था। बलूचिस्तान का क्या हाल था, वजीरिस्तान का क्या हाल था। अच्छा, बिजली कहाँ थी, 18 घंटे लोड शेडिंग चल रही थी, इसी में गैस नहीं थी। क्या उन 4 से 5 सालों के अंदर नून लीग ने सब कुछ पे काबू पाया कि नहीं पाया? रात भर क्या कराची के लोग आराम से घूमते थे कि नहीं घूमते थे? कोई डकैती कुछ भी नहीं हुआ, ना कोई पता मांग रहा था। इसी तरह बलूचिस्तान के अंदर अमन हो गया था, इसी तरह वजीरिस्तान के अंदर ऑपरेशन हुआ। तो ये मुझे बताएं कि काम करने वाले काम करते हैं, ये हमारी बारियां गिनते हैं और हम ही कहते हैं। अभी रिपोर्ट जो आई है, आपने बताया कि हमारे कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और सदर मुस्लिम लीग नून के शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि तीसरा बड़ा मुल्क है, और ये बात बिल्कुल सही है। मैं तो कहता हूँ अगर 2 महीने और रह गए तो पहले नंबर पे आ जाएगा। क्या आप देख नहीं रहे कि क्या हालात हो रहे हैं? ये जब भी कहते हैं इनके वजीर आजम इमरान नियाजी साहब कि जी दुनिया में सबसे कम पेट्रोल हमारा है, सबसे कम अभी हमारी जो है महंगाई हमारे पास है ही नहीं, सबसे बेहतरीन हमारा सिस्टम मुल्क चल रहा है। मुझे ये एक बात बताएं कि क्या लोग, अगर आप यूरोप के साथ बात करते हैं, आप लंदन के साथ, अमेरिका के साथ, वहाँ की लोगों की रोज की आमदनी क्या है? एक तजियाकार से मैंने खुद सुना और उन्होंने ये बताया कि 25,000 रुपए रोज डेली उनकी एक वक्त की तनख्वाह बनती है, एक दिन की डेली बेसिस पे, और आप यहाँ 25,000 रुपए महीने में नहीं दे पा रहे। आपका मीडिया का क्या हाल है? इसी तरह दूसरे इदारों का क्या हाल है? आपसे अगर नहीं संभल रहा तो आप तस्लीम करें। मैं ये कहता हूँ कि अवाम को आपने एक वक्त की रोटी छीन ली है, आप ये तस्लीम करें। आपने लंगर खानों की बात की है तो 2 गाड़ियां खड़ी होती है पूरे इस्लामाबाद, इसी तरह 2 लाहौर में, 2 कराची में। क्या लाखों करोड़ों लोगों को ये लाइन में लगाकर खाना खिलाएंगे? वो भी किसी इदारे की तरफ से चल रहा है। आप मुझे ये बताएं कि इस वक्त महंगाई का एक पहाड़ जो है ना अवाम के सर पे है, अवाम खुद सोच रही है। आप भी शहजादी साहिबा, आप भी घरेलू खातून हैं, आप भी वर्क भी करती हैं, आप बताएं कि आपकी इस तनख्वाह के अंदर क्या आप वर्क चला पा रही हैं? नहीं। इसी तरह हर इंसान के लिए ये मसला बना। अमजद आफरीदी साहब, बड़ी तंजिया मुस्कुराहट है आपके चेहरे पर। जरा जी सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, जी आवाज आ रही है? जी अब आ रही है। अच्छा, सबसे पहले मैं इनका ये जो बात कर रहे हैं ना, कराची में अमन की बात कर रहे हैं और सिंध के जो हालात थे उनकी बात कर रहे हैं, बिजली गैस पर भी बात करूंगा, मगर सबसे पहले कराची का अमन, कराची में फोर्सेस, हमारी आर्मी, हमारी रेंजर्स, हमारे पुलिस के एहलकार जिन्होंने अपनी जाने देकर अमन लेकर आए, कहीं पर भी नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब या इनकी काबीना के लोग रेफले बंदूकें लेकर खड़े नहीं थे जो अमन लेकर आए। हाँ, इनके दौर में कार्रवाइयां हुई हैं, मुल्क कराची बेहतरी की तरफ गया। आज चले सर, आपने ये मान लिया कि इनके दौरे हुकूमत में कराची में अमन कायम हुआ? नहीं, मैं बिल्कुल मान रहा हूँ। क्रेडिट इनका नहीं, क्रेडिट उनका है, हमारे पुलिस के जवानों का। सर देखें, अगर अभी कुछ भी होता है तो उसमें क्रेडिट इमरान खान साहब को जाता है, कप्तान को जाता है। पुलिस के एहलकार, रेंजर्स के एहलकार, हमारी फोर्सेस के एहलकार जिन्होंने कराची का अमन लेकर आए वो है। ये कई बंदूकें लेकर खड़े नहीं हुए थे जो ये अमन पर इन्हें वोट भी पड़ा, मगर बदकिस्मती के साथ इन्होंने किया उस वोट के साथ। इन्होंने आज जो ये इतनी प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं बैठ के, मुझे तो समझ नहीं आती है किस मुंह से आकर बैठते हैं। इनके जो लीडरान यहाँ से भागे हुए हैं चोरी करके, इस मुल्क का माल खा के, ये गरीब आदमी के टैक्स का पैसे से अयाशियां कर रहे हैं बाहर मुल्कों पर बैठकर।
पर सर आपके भी खुशहाली की कौन सी अवाम की बात कर रहे हैं, ये किस तरह से लेकर आएंगे? हाँ, हमें टाइम कम मिला, पहली बार आए, हम करप्ट नहीं है, हम यहाँ यहीं की अदालतों को फेस करेंगे, हम यहाँ जवाब देंगे, हम देखें जी, अब देखें मेरी बात सुने, आप क्यों तारीख को और हकीकत को झुकला रहे हैं? इस वक्त करप्शन का बाजार है आपके मुल्क में, सबसे बड़ी करप्शन आप लोग कर रहे हैं। मुझे कंप्लीट करने दें। देखें, आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है। हेलो जी आ रही है। अच्छा, दूसरी बात इन्होंने कही कि बिजली गैस, देखिए जब बननी जाती है ना, जब ये सियासी पार्टियां अपने अगले इलेक्शन के लिए, आज से पहले जो हुकूमतें बनी थी उन्होंने अगले इलेक्शन की तैयारी की, ये पहला वाहिद कप्तान है वजीर आजम इस मुल्क का जो आगे कौम की बात कर रहा है। अगर पता है, तमाम पूरी दुनिया को पता है कि गैस सर्दियों के अंदर शॉर्टेज हो जाती है, 10 से 15 साल का ये, अगर 10 से 15 साल इस पर कंट्रोल कर लिया जाता, गैस की फरामी मुमकिन बनाई जाती, लाइनें इसकी ठीक की जाती, हमारा कोई मायदा होता। सर 4 सालों में आप लोगों ने की है, 4 सालों में आप लोगों ने की है, लाइनें ठीक की है, नए मुआहदे किए बदकिस्मती के साथ। सर ये जो 4 साल गुजरे हैं, आप कह रहे हैं कि 10-12 साल इस पर काम होता है, 4 साल तो हो गए, 4 सालों में आप लोगों ने लाइनें ठीक की हैं, नए मुआहदे किए हैं। इन 4 सालों के बाद जो इस कौम को 20 साल में जो फायदा, ये 5 साल का फायदा, ये अगले 20 सालों में वोटिंग, जिस तरह हम इलेक्टोरल रूल पर गए, लोग जिस बंदे को वोट देंगे वो असेंबलियों में पहुंचेगा, उनके मसाइल उठाएगा। हम पहली बार लेजिस्लेशन पर गए, हम इदारे ठीक करने के लिए गए, बहुत सारे ऐसे इदारे जिन्हें इन्हें तबाह किया हुआ था, हमने उन्हें उठाया है, PIA को भी बीच में हमने उठाया। आज फिर असल में पूरी दुनिया के अंदर जो पेंडेमिक आया है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया मुतासिर हुई है, तो ये बदकिस्मती के साथ हम पाकिस्तान के अवाम भी और हमें भी, हाँ, कौमें तुर्की कैसे उठा, तबाही के बाद तुर्की ने जाकर कौम के साथ मुश्किलात के बाद अच्छी कौम बनी। सर उन्हें जो ख्वाब दिखाए गए थे वो ख्वाब पूरे हुए हैं। लीडर ईमानदार था, कौम उसके साथ खड़ी होगी। तो ये वाहिद लीडर पाकिस्तान में इमरान खान है, ना कोई करप्ट है, ना उसका कोई बाहर के मुल्क में कोई बंगले बने हुए हैं, कोई जायदादें बनी हुई हैं, कोई होटल बने हुए। ये इमरान खान इस मुल्क की बात कर रहा है, इस मुल्क की आवाम की बात कर रहा है, गरीब आदमी की बात कर रहा है। अवाम ने इसीलिए कप्तान को वोट दिया था, जब उन्हें पता था कि पिछले कई सालों से गैस की लोड शेडिंग हो रही है, उन्हें पता था, इसीलिए उन्होंने कप्तान को वोट दिया था कि अब कप्तान आएगा, अब नहीं होगी। जब उन्हें मालूम था कि तहफ्फुज नहीं है, दहशतगर्दी आम है, उन्होंने अब इमरान खान को वोट दिया था कि अब हमें तहफ्फुज मिलेगा। जब उन्होंने देखा कि भाई आने वाले दिन अच्छे होंगे, हम तरक्की पजीर ममालिक की फहरिस्त में खड़े होंगे, इसलिए उन्होंने कप्तान को वोट दिया था। अब अगर कप्तान और उसके नुमाइंदे 4 साल बाद ये कहें पिछली हुकूमतों में ये हुआ, पिछली हुकूमतों में ये हुआ, आने वाले 15-20 साल में ये करेंगे, तो मतलब ये जो 5 साल हैं फिर अवाम की उम्मीदों पर पानी फिर गया। जिन्होंने घंटों लाइनों में खड़े होकर वोट दिया था, आज वो घंटों लाइन में खड़े होते तो खाली हाथ वापस जा रहे हैं। हॉस्पिटल नहीं था, हुकूमत कैंसर का हॉस्पिटल नहीं बना पा रही थी उस वक्त, इस इमरान खान ने, कप्तान ने कैंसर का हॉस्पिटल बना कर दिया। सारी दुनिया की इसमें काविशें और सारी चीजें उसमें हैं। खान साहब ने, कप्तान ने जब यहाँ पर यूनिवर्सिटीज काम नहीं कर रही थी, इसने निमल यूनिवर्सिटी का सर ये तो ना कहीं यूनिवर्सिटीज काम नहीं कर रही थी, आवाम के लिए लेकर आया। सर कप्तान साहब तो अभी आए ना, आपने भी आखिर किसी ना किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ा होगा, वो तो कप्तान साहब ने नहीं बनाई होगी ना, तो ये तो ना कहीं यूनिवर्सिटियां काम नहीं कर रही थी, जो कर रही थी वो कर रही हैं। बात सिर्फ ये है कि 4 सालों में अगर मैंने कप्तान को वोट दिया है, एक आम अवाम, आम जनता सवाल कर रहे हैं अपने कप्तान से कि कप्तान हमें तुमने ख्वाब दिखाया था नए पाकिस्तान का, कहाँ है नया पाकिस्तान? तो अब उस अवाम को दिखाएं ना। मेरा एक ये आपसे सवाल है, आप इतना ये इस कप्तान के ऊपर हर चीज का मलबा कप्तान पर, जिन्होंने इस जिस दौर में लुट जाए फकीरों की कमाई, उस दौर के सुल्तान से कुछ भूल हुई है। पूरी कप्तान का इंशाल्लाह ये 5 साल, आप हमें 5 साल पूरे करने दो, उसके बाद क्या होगा? देखोगे इस कोरोना आने के बावजूद, पूरी दुनिया के ये हालात होने के बावजूद, आपको लगेगा कि ये मुल्क सीधी सिम जा रहा है। दहशतगर्दी पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मसला था, मेरे कप्तान ने अमेरिका को मना किया कि हम अमेरिका को अड्डे नहीं देंगे, हम किसी को भी अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने नहीं देंगे, हमने कहीं भी किसी भी लड़ाई में, हम किसी की लड़ाई में नहीं जाएंगे। ये पहली बार मेरे कप्तान ने किया है, इस मुल्क की आवाम के लिए फैसले किए हैं,
मुश्किल इस मुल्क की आवाम के लिए आटा सस्ता किया, इस मुल्क की आवाम के लिए चीनी सस्ती की, घी सस्ता किया, पेट्रोल सस्ता किया, मकान सस्ते किए, छत दी, तहफ़्फ़ुज़ दिया, सेहत दी, तालीम दी। सर जरा इस पे बात करें ना, क्योंकि अवाम को इससे पर एक आम आदमी है ना, आम शहरी है, उसको फर्क नहीं पड़ता आपकी सफारतकारी का क्या है, उसको इल्म भी नहीं होगा, उसको नहीं पता होगा आपके दूसरे मुमालिक के साथ ताल्लुकात क्या है, उसको दिलचस्पी भी नहीं होगी। उसको दिलचस्पी इस बात से होगी कि मेरे मुल्क में आटा कितने रुपए किलो है, सस्ती कौन सी चीज हुई है, दाल सस्ती हुई है, दवा सस्ती हुई है, पेट्रोल सस्ता हुआ है, उसको इस चीज से गर्ज है। अगर उसे यही नहीं मिलेगा, उसे क्या फर्क पड़ता है कि आपने चाइना से अच्छे ताल्लुकात बना लिए, आपने अमेरिका से अच्छे ताल्लुक, भाई उसको यहाँ पर रहते हुए उसे रोटी भी चाहिए, उसे कपड़ा भी चाहिए, मकान भी चाहिए, उसे सेहत भी चाहिए, उसे तालीम भी चाहिए। आलिया सालिम साहिबा क्या कहेंगे, आप मुत्तफिक है इस बात से? तो इतनी देर की बात सुन के सिर्फ एक ही चीज समझ में आई है कि हमारे मुल्क में दो तरह के चोर पाए जाते हैं, एक ऑर्डिनरी और एक पॉलिटिकल। जो ऑर्डिनरी होता है वो हमारे से पैसा ले लेता है, हमारा मोबाइल छीनता है, हमारी नकदी छीनता है, गाड़ी जेवरात घड़ियां छीन लेता है। लेकिन ये जो हमारे पॉलिटिकल चोर है ना, वो हमसे हमारा मुस्तकबिल, हमारी सेहत, हमारा कारोबार, हमारी तालीम, ये हमसे सब कुछ छीन लेते हैं। और आम चोर जो हमें रोड पर नजर आता है वो तो चूज करता है, ढूंढता है कि मैंने किस पर हमला करना है, किसको नुकसान पहुंचाना है। लेकिन जो हमारे पॉलिटिकल चोर है ना, ये बात अब बहुत मतलब सोचने की है और समझने की है, क्योंकि इलेक्शन अब करीब है, कि जो हमारे पॉलिटिकल चोर है ना, ये वो हैं जिन्हें हम चूज करते हैं कि आप आइए, हम पर मुसल्लत हो जाइए और हमें लूटिए, खसूटिए और हमें बेयार और मददगार कर जाइएगा। आम चोर को तो हम बहुत एक इत्मीनान ये होता है कि अब तो हालात बस अल्लाह रहम करे कि हम जब देखते हैं कि वो कोर्ट कचहरी में उनके फैसले नहीं होते, तो आप रोड पर देखते हैं कि एक चोर को पकड़ा और उसको मारा पीटा, जला भी दिया। यानी इतना गुस्सा, इतनी फ्रस्ट्रेशन है। लेकिन जब हम किसी सियासी लीडर की बात करते हैं तो पता चलता है कि सारी अवाम आपस में ही लड़ रही होती है। अगर ये सियासी लीडर इतने बेहतरीन हो तो मैं समझती हूँ अवाम को आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन पता नहीं किस किस्म की सियासत पाकिस्तान में होती है कि वो अवाम जिसको गुर्बत का मुकाबला है, जिसको अफलास और जिल्लत का मुकाबला है, बच्चियों की इज्जतें महफूज नहीं है, रोजगार के जराए नहीं है, वहां पर अवाम बैठकर डिफेंड कर रहे होते हैं हम लोग उन्हें जिन्होंने हमारे मुस्तकबिल बर्बाद किए हुए। हम कब इस बात को समझेंगे? इलेक्शन अभी फिर हमारे करीब आ रहे हैं, हम फिर वही सियासी गुफ्तगू, फिर सियासी कार्रवाइयां, फिर उन लीडर्स के हवाले से हम एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। खुदा के वास्ते अवाम के लिए और अपने लिए कब सोचेगी? सिर्फ शक्लें बदलती देखी मैंने इतने अरसे में, मैंने अमल बदलते नहीं देखे। बस कोई 19 है और कोई 20 है। अल्लाह के वास्ते कि अब एक मौका आने वाला है हमारे पास कि इसमें तो थोड़ा सा ये अपने बारे में सोच ले। अवाम से कोई हमदर्दी ना कर रहा था, ना कर रहा है। अल्लाह के वास्ते अवाम खुद अपने आप से हमदर्दी कर ले और एक दूसरे के साथ खड़ी हो जाए। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो तो अखबार भी तुम्हारा है। खूने मजलूम ज्यादा नहीं बहने वाला, जुल्म का दौर बहुत दिन नहीं रहने वाला। इन अंधेरों का जिगर चीर के नूर आएगा। तुम हो फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा। खुदा के लिए मेरी अल्लाह से दुआ है, तुम हो फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा। अवाम पिछले 71 सालों से मूसा के मुंतजिर हैं, मगर क्या करे कि हालात जो है वो अवाम के बस में नहीं है। हम जिसको मुंतखब करते हैं, जिसको चाहते हैं कि वो आके हमें इलेक्शन से पहले हमें नए ख्वाब दिखाता है, हमें बड़े सुहाने ख्वाब दिखाता है, सब्ज बाग दिखाता है, मगर वही बाद में जो है वो पिछली हुकूमतों पे बात डाल देते हैं। रियाज खान साहब क्या कहेंगे आप कि इस वक्त कहा जा रहा है कि पीटीआई हुकूमत ने पिछले 49 महीनों का 69% कर्ज ले लिया है, उसके बावजूद पाकिस्तान में महंगाई है कि काबू में नहीं आ रही है? देखें जी, गुलाम सरवर साहब जो है गवर्नर पंजाब जी, उन्होंने जो अभी हालिया में एक बयान दिया, आपने सुना कि $6 अरब में IMF को हमने सब कुछ दे दिया, आंखें बंद करके, और बिल्कुल सब कुछ दे दिया हमने। ये गुलाम सरवर साहब इन्हीं के गवर्नर हैं पंजाब के, उनका ये कहना है, ये मेरा नहीं, ये उनका कहना है। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा आप ये देखें कि जो इन्होंने अभी एक बात की कि जी इनके हाथ में बंदूक नहीं थी। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन होती है सबसे बड़ी बात। अगर उससे अमन लाए, बिजली आई, बंदूक लेके कोई भी सियासतदान बाहर नहीं निकलता, और ना ही सियासतदान का ये काम है। ये है फोर्सेस का काम। फोर्सेस को भी कहना पड़ता है कि जी अब आप ये करें अमल और इस तरह करें। इससे पहले भी तकरीबन 40 साल से 45 साल से कराची का क्या हाल था, ठीक है ना। उसके अंदर 2013 में अमन आया। अब अमन आते हुए, अब जैसे ही अमन आया, इन्होंने फिर उन लोगों को
बाहर निकाला और फिर वही हालात शुरू हो गए। अब बात सिर्फ ये है कि इन्होंने तो ये कहा था कि वजीर आजम हाउस में हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे और गवर्नर हाउस में हम यूनिवर्सिटियां बनाएंगे, वजीर आला हाउस को हम आवाम सर, मुझे अच्छी तरह याद है भैंसें बेच दी थी, कहा था हम सादगी पसंद है। और एक नामालूम शायर का एक शेर मुझे बड़ा पसंद है कि सादगी का दर्ज दे हर रहनुमा मुर्गी पसंद, कौम तो भूखी रहे या हो गुजारा दाल पर। शायर कहता है कि घर मेरे कब्जे में आ जाए कभी कोई वजीर, 4 दिन फाका कराऊं फिर कहूं तकरीर कर। अमजद आफरीदी साहब, आपको भैंसे याद है? आपको 80 लाख की लस्सी भी याद होगी। सर बहुत कुछ याद है। 80 लाख की लस्सी पी जाई जाती थी। अच्छा, ये मेरे भाई ने कहा 18वीं तरमीम के बाद एडमिनिस्ट्रेशन वो सूबाई हुकूमत की होती है, वो इनकी नहीं थी। मेरे ख्याल सूबे में इनकी हुकूमत नहीं थी, वफाक में इनकी हुकूमत थी। फोर्सेस के लोगों ने कुर्बानियां देकर अमन लेकर आए, उसका क्रेडिट मत लें। इनकी बारी में हाँ हुकूमत इनकी थी, कराची में कुर्बानियां देकर अमन लेकर आए थे। ये बात घुमा। मैडम ने जो बात की मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ, वो ठीक है। सियासत को बदनाम करने वाले ये लोग थे। सियासत तो इबादत के लिए लोग निकले थे कि खिदमत का काम कर रहे हैं, हम लोगों की मदद करते हैं। सियासत तो उसको कहा जाता है, मगर सियासत को कन्वर्ट कर दिया इन्होंने करप्शन के अंदर। आज जो बदनाम हो रहा है सियासत, सर आपने तो ये करप्शन खत्म करनी थी, वादा किया था 90 दिन का। की वजह से बदनाम हो रहा है, वो JUI की वजह से पूरा मजहब के नाम पर जब वोट लिया जाता था बदनाम हो रहा है। हमें तो 5 साल पूरे करने दो। मेरी कोई मतलब 5 सालों में अवाम मर जाए, पार्टी से खुदकुशियां कर ले। 5 सालों में अवाम मर जाए, खुदकुशी कर ले, अपने बच्चे बेच दे, आपको 5 साल पूरे करने पर नहीं ला सके, हम नहीं आएंगे। और बहुत सारे मेरे जैसे लोग, नौजवान जिन्होंने वजीर आजम साहब को वोट दिया था, वो आज भी एतमाद से खड़े, उन्हें पता है कोई शख्स कोशिश कर रहा है, कोई आपका नुमाइंदा है जो अवाम की बात सुनता है, जो लोगों के मसाइल पर काम कर रहा है। हाँ, जब नहीं होगा हम दोबारा नहीं आएंगे। हम भुट्टो का नारा 40 साल तक नहीं लगाएंगे। हम नवाज शरीफ का जो एटमी धमाका हमारी आर्मी ने किया था, हमारे इदारों ने किया था, पूरी दुनिया ने, उसको हम 40 साल तक कैश नहीं कराएंगे। उनके यानी कि सर अमजद साहब आपने 5 साल पूरे करने हैं, चाहे गरीब मर जाए, चाहे वो खुदकुशियां करे, अपने बच्चों के गले में बराए फरोख की तख्ती लटकाए, चाहे वो बोरीबंद लाशों में इनकी सूरत मिले, चाहे वो मसक शुदा लाशों में मिले, चाहे वो सड़कों पर आग जाए। यानी कि आपने अपने 5 साल पूरे करने हैं। गरीब मरता है तो मर जाए, हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। हमने क्या किया? हम आपके क्या करेंगे सर? रोड पे लोग नजर आ रहे हैं। आपने अभी शॉर्ट देख ले, अवाम क्या कह रहे हैं। वो एक नौजवान बच्चा क्या कह रहा था, मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं वोट देने के लिए लाइन में खड़ा हुआ था, आज मैं आटा लेने के लिए लाइन में खड़ा हूँ, आज मैं खाद लेने के लिए लाइन में खड़ा हूँ, वो भी नहीं मिल रही है। पंचायती नुमाइंदों को इख्तियारात नहीं दिए जा रहे। इधर तो बादशाही निजाम चल रहा था, और बदकिस्मती के साथ सिंध के अंदर आज भी वही बादशाही निजाम। तो सर बादशाही निजाम को आपने खत्म किया। काम काउंसलर चेयरमैन का काम होता है इलाके की नुमाइंदगी करना। वो सर आपने बादशाही निजाम खत्म किया, आपने खत्म करना था ना, आपको इसीलिए चुना था। क्या सर 3.5 साल हो गए, अभी तक कोशिश नहीं कर पाए। अवाम ने किस लिए मुंतखब किया था आपको? तबाह किया। आखिरी में जाते जाते वो 18वीं तरमीमें मार गई। इनको पता था हम सूबे की हद तक आएंगे, और इंशाल्लाह इस बार ये सूबे में भी नहीं रहेंगे। ये दोनों जमातें जो चंद सर जमातें तो मुझे लगता है कि रहेंगी, रहनुमा भी रहेंगे। कौन किस पार्टी में रहेगा ये पता नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में लगता है कि अवाम नहीं रहेंगे। रहनुमा तो चले गए, रहनुमा तो है ही नहीं यहाँ। आधे से ज्यादा भागे हुए हैं जो यहाँ पर है। मतलब आप जो भागे में आप उनको रहनुमा मानते हैं ना? नहीं मिल रहा सर, जो भागे में आप उनको रहनुमा मानते हैं ना? बड़ी अच्छी आपने, मैं ऐसे नॉर्मल तरीके से एक PTI का नुमाइंदा और आम आदमी का मैं नुमाइंदा बन के मैं बात करना चाह रहा था। जी। आम मुल्क में महंगाई, आम आदमी की तो बात कर रहे हैं आपसे, तनकीद आम आदमी ही तो आपसे मुतालबा कर रहा है कि कहाँ है नया पाकिस्तान। दिन काट के जुल्मत में शिव को जा गिरते हैं कुछ फुटपाथों पर, कुछ टूटी आस के टुकड़े हैं, कुछ फूटे चाले हाथों पर। जो लोग वतन की जान है क्यों, उन्हीं के बदन में जान नहीं, जो ख्वाब था लाखों आंखों का, ये वो तो पाकिस्तान नहीं। बहुत शुक्रिया अमजद आफरीदी साहब, रियाज खान साहब और आलिया सारिम साहिबा, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया। अवाम आज भी आने वाले हर हुक्मरान से, जो भी मुंतखब होकर आता है, वो उससे यही उम्मीद रखते हैं कि वो उनको एक अच्छा निज़ाम देगा,
अच्छा पाकिस्तान देगा, उनको सेहत देगा, तालीम देगा, रोजगार देगा, मगर अवाम की उम्मीदों पर अब तक कोई भी पूरा उतरता नजर नहीं आ रहा। इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे एक नए मौजू के साथ। तब तक इजाजत दीजिए अपनी मेजबान शहजादी कमल को। अल्लाह हाफिज।